साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.5 को। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें चेक करना है क्या ये अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो तीन ही चीज़ होता है ना, या तो अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो अगर अद्वितीय हल हुआ तो क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर अद्वितीय हल नहीं हुआ इसको कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इसको हम ये पहले बताए थे कि कब अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता, यह बता दिया गया। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखें सबसे पहले उसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए ऐसा शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि क्या यह सबसे पहले ये अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन तीनों में चेक करेंगे। अगर इन तीनों चेक करने के बाद अगर उसमें क्या आ गया, अद्वितीय हल, क्या आ गया, अद्वितीय हल आ गया, तब क्या करेंगे उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से अगर इस समीकरण को हल करेंगे। अगर नहीं हुआ इसको कुछ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसमें बताइए। A1 कितना है, तो A1 इसमें कितना है, तो 1 है, यानी कि x के आगे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। उसके बाद B1 कितना है, तो B1 की बात करेंगे तो -3 है, क्या है, तो -3, प्लस माइनस के साथ में लेना है। और C1 कितना है, तो C1 कितना है, -3, कितना है, -3। अब A1 B1 C1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, A2। बताइए A2 कितना है इसमें, तो 3 है, कितना है, 3 है। और B2 कितना है, तो B2 कितना है, -9 है, यहाँ -9 लिखेंगे। और C2 कितना है, तो C2 कितना है, -2, ये -2 यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको फार्मूला तो मालूम हो, क्या सा फार्मूला होता है। देखिए इसमें 3 फार्मूला होती है, वो हम पहले भी लिखाए थे, फिर और एक बार लिख देते हैं। देखिए अगर इसमें A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो इसमें क्या होता है, बताइए। इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। या ये बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब क्या होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। एक और होता है, उसको यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ठीक, यहाँ पर कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। आए बात समझ में। तो इसमें 3 केस होता है। अगर इस रूप में आ गया ये समीकरण तब क्या होगा, अद्वितीय हल। अगर इस रूप में आ गया तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर इस रूप में आ गया तो क्या होगा, कोई हल इसका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो A1 B1 ये सब लिख लिए हैं। चलिए अब बताइए A1/A2 क्या होता है, A1/A2 बताइए। यहाँ पर A1/A2 कितना होगा, तो A1 कितना है, 1, A2 कितना है, 3, लिख लिए। अब क्या निकालेंगे, B1/B2, तो चलिए B1/B2 निकालते हैं। बताइए इसमें कि B1 कितना है, तो B1 कितना है, -3, कितना है, -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3। और B2 कितना है, तो B2 कितना है यहाँ पर, -9, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको भी काटिए। तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया, 1/3, कितना आ गया, 1/3। तो B1/B2 कितना आया, 1/3। अब क्या निकालेंगे, C1/C2। देखिए इसमें ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो C1/C2 भी निकाल लेते हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है, बस चेक कर लेते हैं आप लोग वीडियो को। चलिए वीडियो क्लियर है, इधर निकालते हैं C1 बाई क्या निकालते हैं, C2, क्या निकालते हैं, C1/C2। तो C1 बताइए कितना है, तो -3 बाई कितना है, -2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर कितना होगा, 3/2। अब यहाँ देखिए कि A1/A2 यहाँ है B1/B2, यहाँ क्या है, C1/C2।
तो A1/A2 जो आया कितना आया 1/3, B1/B2 कितना आया है 1/3, C1/C2 कितना आया 3/2, ये आया है। इसमें देखिए ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी क्या है 1/3 है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 आपस में क्या है बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए C1 कितना आया है तो 3/2 आ गया है, यानी कि ये अलग है। इसमें कौन सा फार्मूला होगा तो इसमें ये वाला फार्मूला होगा, कौन सा देखिए यहाँ पर, यानी कि आप A1/A2 B1/2 दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 क्या बराबर है नहीं बराबर है, यानी ये इसमें आ जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसमें कोई हल नहीं होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर यहाँ करते हैं, वीडियो पहले चेक कर लेते एक बार फिर दोबारा आपका, इसको मिटा दें ये वाला को ऊपर में लिख देते हैं, कोई बात नहीं ऊपर में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर किस में आ गया ये आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा क्यों हुआ यहाँ देखिए, क्योंकि 1/3 A1/A2 भी है, B1/B2 की क्या है 1/3 है ना, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। लेकिन C1/C2 कितना आया 3/2, ये बराबर होगा नहीं बराबर होगा, इसलिए क्या कि यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिए, यानी कि डज नॉट इक्वल, क्या डज नॉट इक्वल यानी कि बराबर C1, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, लेकिन ये बराबर होगा नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा, अगर इस रूप में कोई भी समीकरण आएगा तो कैसा हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटाते इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल, अतः कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। अब कोई हल हुआ ही नहीं तो आगे कुछ नहीं करना है। अगर इसी में अद्वितीय हल हाथ आता तब क्या करते, तब वज्र गुणन विधि से क्या करते इसको हल करते, फिर यानी कि x और y का मान निकालते। लेकिन यहाँ अद्वितीय हल आया ही नहीं। अद्वितीय हल कब आएगा, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तभी क्या होगा अद्वितीय हल। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, यहाँ तो ये वाला समीकरण आ गया। जब ऐसा हुआ जब कोई हल नहीं हुआ, जब कोई हल नहीं होगा तो इसको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से कह दिया है कि जब अद्वितीय हल होगा तभी क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है, नहीं तो और कुछ नहीं करना है। आए बात समझ में। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसका 2 नंबर चलते हैं। चलिए देखिए इसका 2 नंबर में 2x प्लस y बराबर कितना है 5, उसके बाद क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना 8, यही समीकरण है ना। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है नहीं है। बताइए इसमें A1 कितना होगा, इस समीकरण की बात करने पर सबसे पहले एक का है ना, तो A1 कितना होगा इसमें, तो 2 हो जाएगा, यानी कि x के जो आगे में रहता है उसको A1 बोलते हैं। तो B1 कितना होगा, तो B1 y के आगे में कुछ नहीं क्या है 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा। और C1 कितना होगा, C1 क्या है 5, तो 5 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, बताइए A2 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब B2 कितना होगा, तो B2 कितना होगा बताइए, y आगे में क्या है 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब C2 कितना है, C2 8 हो जाएगा, 8 है 8 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कर लिए। अब उसके बाद आप इस देखेंगे इस तीनों में कौन सा फॉर्मूला में आता है, उसके बाद फिर बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले A1/A2 निकालिए। तो A1/A2 बताइए कितना होगा, तो A1 कितना है 2 है, 2 आएगा। A2 कितना है 3 है, तो आगे नीचे में 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर निकालेंगे B1/B2। क्या निकालेंगे B1/B2। तो देखिए इसमें B1 कितना है, तो B1 कितना है 1, कितना है यहाँ 1 लिखेंगे। और B2 कितना है जी, B2 2 है, यहाँ 2 आ गया। तो यहीं पर देखिए कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो C1/C2 और नहीं निकालना, क्योंकि ये तो यहीं पर बराबर नहीं है। जब बराबर यहाँ पर नहीं हुआ तब क्या होगा अद्वितीय हल, क्या होगा अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल हुआ तब क्या करना पड़ेगा, अब हमको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर कैसा आ गया, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया B1/B2, क्योंकि देखिए यहाँ आ गया 2/3, यहाँ आ गया 1/2, ये बराबर कभी होगा
बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, अतः यह अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल हो गया, अब क्या करेंगे, तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद x और y का मान निकालेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे इस समीकरण को। तो वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पहले ही बताए थे इस फॉर्मूला कैसे लाना है, एक फॉर्मूला निकाले तरीका ही बताए थे। अगर नहीं देखें उसको देखिए एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि याद आपको नहीं करना है, याद करने को ज़रूरत नहीं है। इसका एक अलग निकालने का अलग तरीका है जो आपको पहले ही बता दिए हैं। शुरू करते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ x है ना, यहाँ x रहने देंगे, बाई यहाँ क्या है b1, तो b1 के स्थान पर क्या रखेंगे, तो b1 का मान क्या है 1 ना, तो यहाँ 1 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बीच में, गुना है, क्या है, गुना, यहाँ क्या देंगे, गुना। उसके बाद क्या है C2, देखिए C2 कहाँ पर है, C2 यहाँ पर है। C2 कितना है 8, यहाँ क्या लिखेंगे 8। उसके बाद माइनस है बीच में, तो यहाँ माइनस दीजिए। फिर B2 है, तो देखिए B2 कितना है, B2 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद B2 के बाद क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना लिखेंगे। फिर C1 है, तो C1 देखिए कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बीच में बराबर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, बराबर देंगे। उसके बाद y है, यहाँ तो y लिखेंगे, बाई C1A2 है, C1 कितना है 5 गुना A2 कितना है 3, कितना है 3, यानी इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है, तो गुना होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद बीच में फिर माइनस, तो माइनस। फिर है C2A1, तो C2 देखिए किसमें कितना है इसमें, तो C2 कितना है इसमें, C2 8 है, कितना है यहाँ पर 8 गुना A1, तो A1 कितना है 2, यहाँ 2 देंगे। फिर बराबर है, बराबर। फिर 1 है, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 बाई A1B2, तो A1 कितना है 2 गुना B2 कितना है, B2 भी 2 है, कितना है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर माइनस है बीच में माइनस A2B1, तो A2 कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुना B1 कितना है, तो B1 कितना है, B1 1 है, कितना है, यहाँ 1 लिखेंगे। तो इतना कर लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला में तीनों आपस क्या होता है, बराबर होती है। यहाँ भी क्या आपस में सभी बराबर है, ठीक है। इसको इधर मिटाएं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़रूर लिखना पड़ेगा, इसको मिटाते इधर। चलिए वीडियो आ रहा है क्लियर, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पर शायद आ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। तो x बाई बताइए, तो 8 गुना 1 कितना होगा, 8 ही होगा, यानी 8 का 8 पढ़ा एक बार पढ़िए 8 ही होगा ना। फिर बीच में माइनस है, माइनस दीजिए, और 5 दूनी 10। आरन क्लियर है, पहले एक बार चेक कर दे, फिर दोबारा आपका चलिए साफ साफ दिखाई तो पड़ रहा है। उसके बाद फिर बराबर है, फिर क्या देंगे बराबर। फिर y है यहाँ पर, यहाँ तो y लिखेंगे, बाई गुना कीजिए, 5 दिया 15 माइनस गुना प्लस माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। फिर बराबर है, बराबर दीजिए, तीनों बराबर है, याद रखना है, तीनों में क्या है आपस में सब बराबर है। तो 1 बाई बताइए कितना होगा, 2 गुना 2 4, माइनस गुना प्लस माइनस, और 3 गुना 1 कितना होगा 3 हो गया। चलिए अब इसको इधर करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये सबका वैसे अब ज़रूरत नहीं, इसको सब पूरा मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से फिर लिखेंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इसमें जाएगा, इसीलिए। चलिए इसी चीज़ को आप ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x आ गया बाई। देखिए 8 रुपया में 10 रुपया घटाएंगे, लेकिन बीच में माइनस है, तो बड़ा आगे में इसका क्या है माइनस है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस आएगा। तो 10 में 8 घटा कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ना, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। फिर बराबर है, बराबर दीजिए, y है, यहाँ y लिखिए बाई 15 में 16 जाएगा, कितना बचेगा -1, क्योंकि 12, तो जिसका आगे याद रखना कि जिसका भी चिन्ह बड़ा रहेगा उसी का मान्यता चिन्ह उसी का लेंगे, जो भी अंक का बड़ा रहेगा उसके आगे में जो भी रहेगा प्लस या माइनस, तो उसी को लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी को। तो इसका आगे में माइनस है, यहाँ भी क्या लेंगे माइनस। फिर है बराबर, तो बराबर देंगे। फिर 1 है, 1 लिखेंगे बाई 4 रुपया में 3 रुपया घटाएंगे तो 1 रुपया बचेगा, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटाइए, नोट कीजिए पहले, सबसे पहले आप। चलिए आप क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिए, यहाँ तीनों आपस में क्या है बराबर है, क्या है तो बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो है इसके बराबर होगा, नहीं बोल सकते हैं,
क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको जो है एक बार इसके बराबर कर दीजिए, यानी कि x बाई -2 किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/1 के, कितने के? 1/1 के। यहाँ दीजिए कॉमा, क्या देंगे? कॉमा। उसके बाद एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, यानी कि y/-1 बराबर 1/1। क्या किए फिर दोबारा समझिए, ये वाले को 1/1 के बराबर किए, फिर ये वाले को 1/1 के बराबर किए हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो किसी को भी किसी से बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे हम x का मान निकालेंगे, इससे y का मान निकालेंगे। यही तो वज्र गुणन विधि है, कोई भी विधि रहेगा तो x और y का ही मान निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर तो ऐसे गुना होगा ये, तो x गुना 1 तो x ही होगा, बराबर माइनस गुना प्लस क्या होगा? तो माइनस होगा, और 2 × 1 2 होगा। अब यहाँ देखिए y × 1 y, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा -1। हो गया ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, दोनों नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं, आ गया ये। तो यही होता है वज्र गुणन विधि। ठीक, इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह से होगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि वज्र गुणन विधि तभी लागू करेंगे जब अद्वितीय हल होगा तभी, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि का मतलब क्या करना है? विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 1 और 2 हम कर दिए हैं, 3 4 आप अपने से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप चेक कीजिएगा क्या ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा तभी इसका यूज़ करना वज्र गुणन विधि का, अगर नहीं होगा तो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा पूरा। तो आप आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए इसका 2 नंबर का 1 नंबर, इसमें क्या कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि ये 2 समीकरण जो दिया गया है, इसमें a और b के स्थान पे ऐसा कौन सा मान होगा कि वो कैसा होगा? वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो वही आपको a और b का मान क्या करना है इसमें? तो ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए कि अपरिमित रूप हल कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब इस रूप में होता तब क्या होता है? वो अपरिमित रूप से अनेक हल, सही ना? तो लेकिन जहाँ a और b का मान ही मालूम नहीं है, तो वही आपको a और b का मान मालूम करना। ऐसा क्या देंगे कि इस रूप में हो जाएगा, तो वही आपको a और b का मान क्या करना? तो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस तरफ सबसे पहले इसमें बताइए a1 कितना होगा? तो a1 की बात करेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, है ना? और b1 कितना होगा? तो b1 3 होगा, और c1 कितना होगा? तो c1 7 है, 7 हो जाएगा। तो a2 कितना होगा? तो a2 जो x का जो मान है ना, आगे में जो भी है वो पूरा क्या होगा? a2 हो जाएगा, यानी कि a माइनस b क्या होगा? a2 होगा, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट रहेगा उसी को a1 a2 बोलते हैं ना। तो देखिए तो इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है? यानी x के गुना में क्या है आगे में? तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी ये पूरा क्या हो जाएगा? ये a2 बन जाएगा, ये a2 के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से कहेंगे b2 कितना होगा? तो b2 यानी कि y के आगे में क्या है? a प्लस बी, तो यहाँ भी क्या होगा? a प्लस बी। ठीक है, और c1 क्या होगा? तो c1 ये पूरा हो जाएगा, क्या है? तो c1 बराबर है 3a प्लस b माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? सॉरी c1 नहीं, c2 क्या हो जाएगा? c2। आए बात समझ में? a1 b1 c1 यहाँ से निकाल लिए हैं, और इससे क्या निकाल लिए? a2 b2 c2। a2 x का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया, b जो x का कॉफिशिएंट रहेगा y यानी y का वो b बन गया, b2 बन गया, और c2 जो इसमें जो आगे में था वही c2 बन गया, अचर पद जो था। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आप इसको इस फॉर्मूला में क्या करेंगे? इनपुट करेंगे, यानी इस फॉर्मूला के रूप में क्या करेंगे? इसको सजाएंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर। देखिए तो क्या होता है? a1/a2 होता है, तो a1 कितना है? 2 बाई a2 कितना है? तो a माइनस बी करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, फिर क्या है? b1/b2, तो b1 3 है, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 बाई b2 कितना है? तो a प्लस बी, फिर बराबर है, बराबर करेंगे, तो c1 कितना है? 7, और c2 कितना है? तो 3a प्लस b माइनस 2, यही है, तो यहाँ पर लिख दिया c2। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे? अभी तो a और b का मान तो नहीं निकला है। अब बताइए इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ अपरिमित रूप कहा, इसीलिए। अगर यहाँ कहता कोई हल नहीं, तब क्या करेंगे?
तब इस फार्मूला का नहीं, इसमें अलग फार्मूला, तो 3 फार्मूला होता है ना, दूसरा फार्मूला की जरूरत में होता है। तो यहाँ पर जो कहेगा तो उसी फार्मूला का यूज़ करनी है। अगर कहेगा कि अद्वितीय हल, तब यहाँ क्या करेंगे, तब इसमें ये वाला फार्मूला नहीं, दूसरा इसका क्या फार्मूला था, अद्वितीय क्या था, ये था ना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/2, ये फार्मूला था, तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे अपरिमित बोला है, इसलिए इस फार्मूला का क्या यूज़ किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमको a और b का मान निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक काम कीजिए, ये दोनों को अलग कर लीजिए, फिर ये दोनों क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं फिर समझिए। इन दोनों को, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों बराबर है दूसरा का, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इस तरह से हम इन दोनों को अलग बराबर कर सकते हैं ना, ये दोनों के बराबर कर देंगे अलग, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, किसी को भी किसी का बराबर हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो एक काम कीजिए, देखने में भले ही आपको बराबर नहीं लगेगा, लेकिन इसको बराबर समझना है। ठीक है, क्योंकि अभी ए और बी का मान मालूम नहीं था, ए बी और का क्या मान ही हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2/a-b बराबर 3/a+b है, तो a+b। ठीक है, कॉमा क्या देंगे, कॉमा। एक बार फिर इन दोनों का बराबर कर दीजिए, तो 3 क्या होगा, a+b है, तो a+b बराबर 7 है, तो 7, फिर क्या है 3a, तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस b है, b लिखेंगे, -2 है, तो -2 लिख देंगे। ठीक है, क्या किए हैं कि इन दोनों को अलग कर लिए और इन दोनों को अलग कर लिए हैं। इसको मिटाते इस पूरे को। अब इसी काम का इधर कोई ऐसा कोई काम और नहीं करना है, बाकी जो इसी से करना है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। देखिए 2 को a+b से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 × a, 2a होगा, फिर देंगे प्लस 2 × b, 2b हो जाएगा। यानी क्या किए, फिर समझिए, इस 2 को इन दोनों से गुना किए, यानी कि a और प्लस b से, तो क्या आ गया 2a + 2b, फिर बराबर है, बराबर, या ऐसे करिए, समझिए, देखिए ऐसे अगर समझ में आपको नहीं आता है, सिंपल ऐसे कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे ना, तो ऐसे लिखिए 2 × a+b। ठीक है, यही करेंगे ना, गुना का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है, तो इसको क्या करिए, इससे गुना कर दिए, फिर बराबर है, बीच में बराबर दीजिए। अब इस 3 को a-b से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 रखिए और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a-b। ठीक, चलिए इसको हल कीजिए, उसके बाद फिर इसको भी करेंगे। ठीक है, साइड में इसको भी इधर कर लेते हैं, इधर की एक बार बराबर इसको अलग कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस पूरे को इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। चलिए कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 इस पूरे से कीजिए, कितना होगा, तो 3 ब्रैकेट में क्या आएगा, 3a + b है, प्लस b -2 है, तो -2, यानी कि इस 3 को इस पूरे से गुना किए हैं, फिर बराबर है, बराबर देंगे, उसके बाद इस 7 को इस पूरे से करेंगे, तो क्या होगा 7 × a + b। आए बस समझ में, यानी इन दोनों को हम अलग गुना किए हैं और इन दोनों को अलग एक जगह किए हैं। अब क्या करना है, हमको समीकरण लाना है, उससे अब ए और बी का मान निकालना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर गुना कीजिए, 2 × a, 2a प्लस 2 × b, 2b बराबर 3 × a, 3a प्लस -3 × b, 3b, 2a है 2a लिखिए, प्लस 2b है 2b लिखिए। इस पूरे को इधर लाइए, तो ये प्लस इधर क्या आएगा, -3a, ये माइनस इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि 3b बराबर क्या बचा, कोई नहीं तो 0, ये 0 बचेगा ना, यानी कि इस पूरे को इधर लाए हैं ब्रैकेट के इस साइड में, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब इसको हल कीजिए, 3a में 2a चले गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ -a बचेगा, क्या बचेगा, -a। उसके बाद यहाँ 3b है, यहाँ कितना है 2b है, दोनों को जोड़ेंगे ना, कितना होगा 3 2 5, यानी कि 5b बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी इसको हल करने का के बाद इतना आ गया, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं वाले को, इसको आप नोट कीजिए एक बार। चलिए अब इधर भी हल करते हैं, कितना होगा, 3 3 9, यानी 9a प्लस 3 × b, 3b प्लस -3 दूनी 6 बराबर देंगे, फिर 7 × a क्या होगा, 7a
प्लस 7 इंटू बी, तो 7b हो जाएगा। एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए, आप 9a है, 9a लिखिए, एक अंक कीजिए ना, इस पूरे को इधर लाइए। पहले 9a ले लीजिए, प्लस 3b है, 3b लिखिए, -6 है, -6 से लिखिए। इस पूरे को बराबर इधर लाएंगे तो कितना होगा, -7a और -7b। 7a 7b माइनस में क्यों आ गया, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर इस साइड में माइनस में आ जाएगा। बराबर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 बचा। चलिए, अब ये 9a और 7a को घटाइए, कितना बचेगा, 2a बचेगा। 9a में 7a चले गया, 2a बचेगा, 2a लिखेंगे। उसके बाद 7b में 3b घटेगा तो कितना बचेगा, -4b, है ना। यानी कि 7b में 3b घटेगा, -4b नहीं बचेगा। उसके बाद -6 है ना, इसको बराबर उधर भेज दीजिए तो क्या होगा, माइनस यानी प्लस से बन जाएगा, सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि यहाँ अभी नेगेटिव है। बराबर के इधर भेजिएगा तो सिर्फ 6 आएगा, यानी प्लस में आ जाएगा। ये कितना बन गया, समीकरण 2। एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है। इन दोनों आप विलोपन विधि से, कोई भी विधि से आप हल कीजिए और ए और बी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ ए और बी क्या करना था, इसका मान निकालना था। चलिए, इसको नोट कीजिए, वो भी कर देते हैं। चलिए, इस समीकरण को इधर ऊपर में लिखते हैं, क्या है, -a + 5b बराबर 0। यह है समीकरण 1। उसके बाद क्या है, 2a - 4b बराबर 6। ये कितना है, समीकरण 2। ठीक है। चलिए, आप कोई भी विधि से लिए विलोपन विधि कर लेते हैं ना। देखिए, तो विलोपन विधि करने के लिए चाहे आप ए वाले काटिए या बी वाले को काटना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों में अलग अलग है। तो पहले हम ए वाला की काटते हैं। क्या करते हैं, देखिए, ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। ए का कोफिशिएंट कोई क्या है, 1 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 करेंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि हमको समीकरण को दोनों बराबर करना है। ए वाले को दोनों बराबर करेंगे तभी ना कटेगा, तभी ना हल होगा। इसीलिए जो ए का कोफिशिएंट है, इसको 1 से गुना किए समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जो ए का मान था 1, कोफिशिएंट 1 था जो, उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 × 1 करने पर, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना करें हैं, है ना। उस चीज़ को हिंदी में लिख दिए। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे हैं। ठीक है। चलिए, अब गुना कीजिए 2 × a, तो -2a होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद प्लस 5 दूनी 10, b है, b आएगा। उसके बाद 2 × 0, तो 0 ही होगा। आप यहाँ देखिए 2 × a, 2a माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। और 4b × 1 क्या होगा, 4b होगा, बराबर 6 × 1 6 होगा। चलिए, तो ये कट जाएगा। इसमें माइनस प्लस प्लस माइनस बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अलग अलग ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 में 4 चले जाएगा, कितना बचेगा, 6। b है तो b आएगा, बराबर 6 रुपया 0 रुपया कितना रुपया, 6 रुपया होगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 6/6। इसको काटिएगा तो b का मान कितना आ गया, तो b का मान आ गया 1। कितना आ गया, 1। अब a का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रखिए। तो चलिए 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहीं पर है। चल रखिए, -a है तो -a लिखेंगे, प्लस है प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, इनटू b के स्थान पे क्या लिखेंगे, अब 1 क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0। तो कितना होगा, -a प्लस 5 × 1 कितना होगा, 5 बराबर 0 है, 0। तो -a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये +5 है, बराबर इधर कितना होगा, तो -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। तो यही निकालना कह रहा था। अब अगर देखिए आप इस a और b का मान, ठीक है, अगर इस समीकरण में आप रखिएगा यहाँ पर, तो कैसा होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे। इसी तरह से इसका 2 नंबर भी है, वो भी इसी तरह से बनेगा। इसको नोट कीजिए, फिर चलते आगे। ये 2 का 2 नंबर कैसे हल करेंगे इसमें, ये भी जैसा
एक नंबर बनाया था ना वैसे इसको भी बनाना है, सेम क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा इसमें अलग कर दिया, क्या कहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी इस बार कह रहा है कि जो समीकरण जो दिया गया है इस के स्थान पर ऐसा कौन सा मान होगा कि क्या होगा, कोई हल नहीं। पहले क्या था एक नंबर में, उसमें कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऐसा कौन सा मान ए और बी का होगा, उसमें यह था पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि के स्थान पे ऐसा कौन सा मान होगा कि क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब के का मान आपको निकालने के कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इसमें, तो इसका ये वाला फार्मूला, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी इसका प्रयोग करेंगे और इससे हम के का मान निकालेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें बताइए a1 कितना होगा, तो a1 कितना है 3, यहाँ क्या आएगा 3। b1 कितना है, इसके आगे हम कुछ नहीं, क्या 1 है 1 आएगा, और c1 कितना है तो 1 है, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताइए a2 कितना होगा, तो a2 कितना होगा 2k-1, क्या होगा 2k-1, ठीक है। अब बताइए कि b2 कितना होगा, तो b2 होगा k-1, क्या हो जाएगा k-1, और c2 कितना हो जाएगा, तो c2 कितना हो जाएगा 2k+1, क्या हो जाएगा 2k+1। इस तरह से करेंगे। यानी x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हो गया a2, y का जो है वो हो गया b2, और बाकी यहाँ c2 ये वाला हो गया। अब इसको इस समीकरण में क्या करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूला में क्या करेंगे पुट करेंगे, और उससे क्या करेंगे हम के का मान निकाल लेंगे। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ये कैसे आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए इसका यूज़ किए हैं। यहाँ कुछ और होता तो कुछ और फॉर्मूला फिर क्या होता है यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए तो a1/a2 है, तो बताइए a1 कितना है इसमें, तो a1/a2 डायरेक्ट करते देखिए यहाँ पर a1/a2 है, तो a1 बताइए कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ क्या लिखेंगे 3/a2 कितना है, तो a2 कितना है 2k-1, फिर बराबर है तो क्या देंगे बराबर। फिर उसके बाद है कि b1/b2, तो देखिए b1 कितना है, b1 यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और b2 कितना है, तो b2 यहाँ पर k-1 है, क्या है k-1, बराबर c1 क्या है c2, सॉरी बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर यहाँ पर नहीं होगा, तो इसे काट देंगे इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे डज नॉट इक्वल, यानी कि ये बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 का c1 कितना है तो 1 है, और c2 कितना है, तो c2 कितना है 2k+1, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये दोनों आपस में बराबर है, भले ही आपको दिखाई बराबर ना दे, लेकिन इसको बराबर समझना है, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला कह दिया है कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, लेकिन ये वाला क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए जब ये दोनों आपस बराबर है तो इसको बराबर कर देते हैं अलग, इसको ऐसे ही ये रहेगा ये। चलिए इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 3/2k-1 बराबर 1/k-1। इससे अब इस समीकरण को हल करके हम के का मान निकाल लेंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। चलिए करते हैं इधर। सबसे पहले वीडियो आप लोग को चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए अब देखिए सॉरी, ये ऐसे गुना हो जाएगा, ये पूरे किससे गुना होगा 1 से, और ये पूरे किससे गुना होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 2k+1 को इस 1 से करेंगे तो क्या यही आएगा ना 2k-1, यानी कि 2k-1 को 1 से गुना कीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 को चाहे कोई भी नंबर से गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो है बराबर ही आएगा, तो वही सेम आ गया। फिर बराबर है, बराबर देंगे। अब इस 3 को इस k-1 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो देखिए 3 × k क्या होगा 3k, एक बार 1 से कीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस, और 3 × 1 क्या होगा 3, ठीक है। यानी जब भी बराबर ऐसे हो जाता है तब क्या होता है आपस में गुना हो जाता है, यानी कि अंश इसका और इसका हर इसका अंश से क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी कि इस तरह से ये गुना यहाँ पर होगा, ये गुना यहाँ पे होगा, तो गुना हो गया, ठीक है। अब इससे क्या करना है हमको के का मान निकालना है, तो देखिए हम के का मान कैसे निकालेंगे, इधर देखिए।
अब 2k माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2k, इधर देखिए ये 3 की जो है ना इसको बराबर के इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो बराबर इधर किस में आ जाएगा, माइनस में जाएगा। उसके बाद बराबर देंगे, क्या देंगे, बराबर ये -3 जगह पर रहने दीजिए -3। तो एक चीज़ अभी बचा हुआ है यहाँ -1, ये नहीं लिखे अभी, तो इस -1 को आप बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, +1। आए बस समझ में कैसे किए, यानी कि जो के वाला था ना, के वाला को एक जगह कर लिए हैं और बाकी जो अचर है उसको एक साइड कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब 3k में 2k घटाएंगे तो क्या आएगा, -k। क्यों, क्योंकि 3k बड़ा है, इसके अगर नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद बराबर यह -3 + 1 है तो -3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2 बच जाएगा। कितना बचेगा, -2, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से करेंगे, इसका के का मान कितना आ गया, 2, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ जहाँ जहाँ के है वहाँ अगर हम 2 रखेंगे ना तो ये कैसा समीकरण होगा, ये कोई हल नहीं होगा, यानी कि इस रूप में ही आएगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं इसको, बाकी इसमें चेक करना नहीं कहा है आपको, सिर्फ के का मान निकाले, के का हम निकाल दिए बस, और कुछ नहीं करनी। आए बस समझ में, तो इस तरह से करेंगे। अब इसका 3 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि समीकरण 2 समीकरण आपको दिया गया है और इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुण विधि से हल करना है, और जो भी विधि पसंद आएगा आपको, अगर आएगा तो वहाँ पर लिख देना है कि ये विधि अधिक क्या उपयुक्त है। यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं, 1 नंबर बनाए थे ना, 1 नंबर इससे पहले 3.4 में जो बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर 3 नंबर का दिया गया है। यानी कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों विधि से इस समीकरण को हल करने लिखा रहा है, और जो विधि आपको पसंद आएगा वो नीचे में लिख देना, ये विधि हमको अधिक क्या है, उपयुक्त है। आई बस समझ, यानी कि 3 नंबर आपसे आप हो जाएगा, बाकी 4 नंबर जो है वो कल करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, बाय।